वीणा चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। सीएम ने स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को पुष्प अर्पित किए और उनको नमन किया। तेईस मार्च यानी शहीदी दिवस देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पूरा देश याद कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। सीएम ने स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को पुष्प अर्पित किए और शहीदों को नमन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत एनसीआर के सभी विधायक, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, डीजीपी पीके अग्रवाल समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। टीम के साथ जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमारे सांसद महोदय, हमारे हरियाणा के मंत्री, हमारे विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता आज इस अवसर पर शहीदी दिवस के दिन नेशनल वॉर मेमोरियल यहाँ पर आए हैं। और जो यहाँ पूरी जानकारी हमको दी गई, बहुत ही वास्तव में एक प्रेरणा देने वाला एक क्षण है, क्योंकि जिस प्रकार से अपने देश की आजादी, स्वतंत्रता इतने सैनिकों ने शहादत देकर के और ये स्वतंत्रता प्राप्त की, कुछ वर्ष पहले तक उनकी पूर्ण स्मृति नहीं होती थी, बल्कि उसमें अंग्रेजों के समय की कुछ बातें शामिल थी। लेकिन 4 वर्ष पूर्व देश के प्रधानमंत्री जी ने 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल यहाँ जो बनाया गया है और इसके अंदर तीनों सेनाओं के, चाहे वो आर्मी है, नेवी है अथवा एयरफोर्स है, उन तीनों सेनाओं के जो शहीद सैनिक हैं, अफसर हैं, 26,500 लोगों की शहादत का वर्णन यहाँ दिया गया है। और एक और बहुत ही हमको प्रेरणा देने वाली बात है कि 26,500 में हमको बताया कि लगभग 2,500 से ऊपर लोग हरियाणा से संबंध रखते हैं। निश्चित रूप से 10% की जो हमारी भागीदारी डिफेंस फोर्सेज में, वो इसका प्रमाण है। आज मैं इस अवसर पर देश के उन शहीदों को, उन रणबांकुरों को शहादत देने पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और मैं उनके परिवार के लोगों की भी सराहना करता हूं कि जिन माताओं ने इनको जन्म दिया, आज सब 26,500 जो ये वीर सैनिक शहीद हुए, उनके परिवारों को भी यहाँ बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। मैं इस अवसर पर पुनः अपनी ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और मैं आशा भी करता हूं कि देश भर की जनता यहाँ प्रतिदिन, यानी जब भी उनको अवसर मिले तो यहाँ आकर के इनका सम्मान करने के लिए यहाँ पधारे और प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, मां भारती की रक्षा हेतु अपने खून के एक एक कतरे को बहाने वाले क्रांतिकारी योद्धाओं व वीर सपूतों को मेरा नमन। स्वतंत्रता सेनानियों के शहीदी दिवस पर आज दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनके सर्वोच्च बलिदान को यह देश सदैव स्मरण करता रहेगा। इससे पहले सुबह ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर भावपूर्ण नमन। यह देश अनंत काल तक उनके बलिदान की वीर गाथा को याद रखेगा एवं आने वाली पीढ़ियां सदैव उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी राजनीतिक हस्तियों ने शहीदी दिवस पर शहीदों को याद किया और राज्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
साथ ही शहीदों को नमन किया गया। और किसानों के लिए एक बार फिर से हरियाणा सरकार संकट मोचक बनकर उभरी है। हरियाणा सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में हरियाणा के किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। देश के साथ साथ हरियाणा के अन्नदाताओं पर एक बार फिर प्रकृति की मार पड़ी। बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की मेहनत खराब हो गई। ऐसे में किसानों के लिए एक बार फिर हरियाणा सरकार संकट मोचक बनकर उभरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से एक अपील भी की कि वो अपने फसल के नुकसान की जानकारी ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर तय समय यानी कि 72 घंटे में दर्ज करवाना सुनिश्चित करें, ताकि खराब हुई फसलों का समय पर मुआवजा उन्हें दिया जा सके। कि जो वर्षा के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से अभी पिछले दिनों में नुकसान हुआ है, उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। मेरा निवेदन सभी किसान बंधुओं से आपके माध्यम से यह है कि जिसका नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 घंटे में जरूर एंट्री करें, क्योंकि कई बार वो एंट्री होती नहीं है और फिर बाद में अधिकारी उसमें ऊपर नीचे करके कुछ भी डाल देते हैं। तो इसलिए उसका मूल्यांकन उसी हिसाब से किया जाएगा कि उसने अपना कितना नुकसान डिक्लेयर किया है, अधिकारियों ने क्या आंका है, बाद में उसकी जो बिक्री हुई है उस हिसाब से ही आंकलन होता है। तो जरूर किसान जो है अपना अपना क्षतिपूर्ति में जरूर डालें। धन्यवाद। हरियाणा के किसानों को प्रकृति की इस मार ने चिंता में डाल दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये घोषणा किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आई। प्रदेश के किसानों ने खुलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया। जो खट्टर साहब ने जो फैसला लिया, इससे हम बहुत खुश हैं। जो हम किसानों को मुआवजा देने की बात की है, फसल तो में 50% तो नुकसान है, मगर खट्टर साहब ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। अच्छा है जी, मैंने भी आज टीवी पे देखा है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, बहुत ही अच्छा है। छोटे किसान भाइयों को बहुत लाभ मिलेगा। नहीं तो बारिश की वजह से थोड़ा नुकसान था, उससे हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ है कि मुआवजा जो मिलेगा। तो 72 घंटे का टाइम मांगा, आप देखते हैं कि जैसे सहयोग तो मिलेगा ही जी। छोटे किसानों को जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर लेकिन कुछ सरकार की तरफ से जो भी मदद मिल जाए वो अच्छी बात है जी। क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब से? बहुत अच्छा, धन्यवाद जी, सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जब से ये न्यूज़ सुनी है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, खट्टर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने जो ये घोषणा की है और नुकसान काफ़ी हुआ है। हाँ, उससे अगर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ये बोले हैं कि भाई गिरदावरी हो के जो कुछ मिलेगा तो गरीब किसानों को कुछ राहत मिलेगी, कुछ आगे अपना वो करेंगे, अपना घर का जो भी वो होता है। ये हम मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा मानते हैं हम। मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आभारी हैं और हमारी फसलों में जो नुकसान हुआ उसको जो गिरदावरी करके वो पैसे देंगे, हमारे लिए आगे के लिए बेनिफिट होगा। और गिरदावरी करने के बाद ये हमें जल्दी पैसा मिलेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम उसके लिए किसानों को कितनी सहायता मिलेगी? किसानों को काफ़ी सहायता मिलेगी। मेरा लगभग है 50%, तो आप मान ही लो इस बात को। मेरा अनुभव है 50% तो सहायता मिल जाएगी। अगर किसान को 50% सहायता मिलती है नुकसान होने के बाद तो बहुत ही अच्छी बात है। हम मनोहर लाल खट्टर जी के बड़े आभारी हैं इस बात के लिए। हम उनको इस बात का धन्यवाद देते हैं। बहुत बढ़िया कर रही है जी। 3 दिन से बारिश हो रही है, हमारी फसल सब नष्ट हो गई है। जो किसान सरकार हमारी सोच रही है कि भाई गिरदावरी करा के मुआवजा दिया जाए, तो हमें मिलने की आशा है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। मेहनत से बहुत फसल उगाते हैं और ये भी प्राकृतिक मार पड़ी है जी, तो सरकार को भी दोष ना आए। हम तो पर सरकार मदद कर देगी तो किसानों को सहारा मिल जाएगा जी। तो मनोहर सरकार के लिए क्या? सरकार के लिए धन्यवाद है कि गिरदावरी करवा के थोड़ा बहुत मुआवजा किसानों ने दे दे
तो उन्हें कुछ राहत मिल जाएगी जी, नहीं तो बिल्कुल किसान बर्बाद हुए पड़ो जी। जैसे हरियाणा सरकार ने बोला है अगर गिरदावरी करवाएंगे और उसके हिसाब से मुआवजा देंगे तो ये पहल अच्छी है हरियाणा सरकार की, तो धन्यवाद करना चाहते हैं हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये पहली बार नहीं कि किसानों पर कोई विपत्ति आई हो और हरियाणा सरकार ने उनके लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई हो। हरियाणा सरकार ने किसानों की हर समस्या के लिए उचित कदम उठाने का काम हमेशा ही किया। और इस बार का हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बेहतरीन रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत की, विस्तार से उनको जानकारी दी इसके बारे में कि किस तरह से यह सत्र रहा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सदन में हकोका पर विपक्ष की आपत्ति जो थी उसे साफ कर दिया गया है और आखिरकार जो प्रस्ताव था उसको पास कर दिया गया। ये कानून उन्होंने बताया कि सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं है बल्कि संगठित जो अपराध है जो बढ़ रहा है उस पर शिकंजा कसने के लिए लाया गया है। इसके अलावा पानी बचाने को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता से खास अपील की। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ, जिसमें साल 2023-24 के लिए बजट पास किया गया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र खत्म होने के बाद बजट में हुई कार्यवाही को लेकर ज्यादा जानकारी दी और बताया कि इस बार के बजट में क्या खास रहा। जैसे ये 9वां बजट था, चौथा बजट इस सत्र का था जो वित्त मंत्री के नाते मैंने पेश किया है। कुल इस बजट में 45 घंटे काम हुआ। गवर्नर महोदय के एड्रेस के ऊपर भी चर्चा करके धन्यवाद ज्ञापन किया गया। सब विधायकों ने अपने प्रदेश की अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की कुछ मांग है, कुछ डिमांड्स, कुछ समस्याएं वो सब उठाई हैं, सब नोट कर लिए गए हैं, कुछ आश्वासन भी दिया गया है और अगले वर्ष में जो बातें बढ़िया ढंग से उनकी डिमांड्स के हिसाब से करने वाली होंगी उनको हम पूरा करेंगे। इस बजट में कुल 7 अधिनियम भी रखे गए, 6 अधिनियम पारित हुए, 1 अधिनियम को वापस लिया गया। उन 6 में 2 तो बजट से ही संबंधित थे, हरियाणा विनियोग संख्या 1 और हरियाणा विनियोग संख्या 2। फिर नगरीय क्षेत्र जो विकास एवं नियम संशोधन विधेयक ये पारित किया गया। पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय सुकवा, इसमें भी बहुत छोटा ही एक संशोधन था कि नाम में पंडित लक्ष्मीचंद की जगह दादा लक्ष्मीचंद ऐसा करके संशोधन किया गया उस नाम में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक, इसमें भी एक प्रावधान किया है कि जो एडेड स्कूल थे उनके सभी जितने अध्यापक उनको पहले ही हमने एडजस्टमेंट कर ली है सरकारी अध्यापकों के साथ ही। मात्र 26 अध्यापक ऐसे बचे थे जो प्राइवेट स्कूलों में जिनकी यहाँ से एड जा रही थी, लेकिन आगे क्योंकि कई वर्षों से अब ये एडेड स्कूल का सिलसिला बंद सा है, प्राय कोई उसमें नए एडेड स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आगे इस प्रावधान को भी खत्म कर दिया है कि अब चूंकि हरियाणा में स्कूलों की संख्या पर्याप्त है और इस नाते सब एडेड स्कूलों की जरूरत जो 1995-96 में महसूस की गई थी अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको उसमें डिलीट किया है। इसी प्रकार हरियाणा विद्यालय ये हो गया। इसी प्रकार हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक जो आज ही पारित किया है, और जैसा हम जानते हैं कि प्रदेश में जब भी कभी ऐसी घटनाएं अपराध की जो खास करके संगठित गिरोह अपराध में सक्रिय हो जाते हैं तो उनको ठीक से कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए पुलिस को कुछ विशेष ताकत ये दी जाती है। इससे पहले आज से 23 वर्ष पहले 1999 में महाराष्ट्र ने जो मकोका नाम का एक एक्ट बनाया था, उसी तर्ज पर बहुत से प्रदेश उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, जैसे गुजरात ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, तो ऐसे कुछ प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट किया है। इसी प्रकार हमें हरियाणा में महसूस हुआ कि यहाँ जो बढ़ता हुआ अपराध है, खास करके दिल्ली के आसपास एक ऐसे गिरोह ये पनपने लग गए थे जिनके अपराध बढ़ रहे थे लगातार, उनके ऊपर थोड़ा सा और कंट्रोल ज्यादा किया जाए, तो इस एक्ट को
हरकोका नाम से ये एक्ट हमारा रहेगा, इसको पारित किया है। वैसे इससे पहले भी हम पारित कर चुके हैं। प्रेसिडेंट असेंट के लिए जब इसको भेजा गया था तो कुछ ऑब्जेक्शन उसमें लग के आए थे, उन ऑब्जेक्शंस को हटा करके और नए सिरे से और इसको पारित करके फिर से ये प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी मैं समझता हूँ वहां से पारित होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्शन उनके हमने समाप्त कर दिए हैं। एक एक्ट हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023, इसमें कुछ शब्दावली में थोड़ा अंतर रह गया था, लेकिन उसको स्पष्ट करने के लिए उसमें समय और चाहिए था, तो उसको भी एक बार विड्रा किया है। अगले सेशन में उसको लेकर के आएंगे। 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई, 3 विषयों पर ये सब थे, जिसमें प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होने पर किसानों को मुआवजा देने की बात थी। खरखोदा मटिंडू रोड सोनीपत पर स्थित अस्थायी गोदाम में बरामद शराब के जो स्टॉक की चोरी का एसिडिटी का मामला, उसके ऊपर भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। और ऐसे ही सेक्टरों में 4 मंजिला भवनों का निर्माण, जिसके बारे में पहले भी हम पारित कर चुके हैं, इसको बंद कर चुके हैं, तो इस पर भी एक चर्चा थी। विभिन्न विधायकों ने कुल 240 प्रश्न पूछे, जिसमें 119 स्टार्ड थे और 121 अनस्टार्ड थे। वैसे 240 प्रश्नों का उत्तर ये भी वहां दिया गया सरकार की ओर से। 8 समितियां जो बनाई गई थी, उसमें 74 विधायक शामिल किए गए थे, जो सभी पार्टियों के उसमें विधायक थे वो शामिल थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट, इन समितियों की रिपोर्ट जो है वो विचार विमर्श के लिए दी है। उनके जो हर एक सुझाव होंगे उन सबको अगला जो वर्ष है उस बजट के अंतर्गत वो सारे काम विषय उनमें संबंधित विभागों के अंतर्गत जो आएंगे उसका हम एक प्रकार से समाधान करने की कोशिश करेंगे। एक सरकारी संकल्प, उससे पहले मैं विधानसभा के बारे में चर्चा और है वो मैं करता हूं। कुल 700 सुझाव प्राप्त हुए थे जो स्टेक होल्डर्स हैं, विधायक सांसदों समेत। उसमें से 68 सुझाव बजट में शामिल किए गए। कुछ सुझाव डबल थे, इसलिए डबलिंग करके वैसे 700 से कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो विषयों के अनुसार 68 सुझाव जो है उसमें शामिल किए गए। और जैसा पिछली बार भी हमने सारा विधानसभा का जो कार्रवाई है वो IT ओरिएंटेड नेवा के माध्यम से की थी, इस बार और सरल तरीके से विधायकों ने उसको समझा है और अधिकांश जो कार्रवाई है वो इस बार पेपरलेस हुई है। और इसके लिए हमने एक टेबलेट जो है वो उपलब्ध कराया हुआ है। बजट भी इस बार सारा टेबलेट में था, प्रश्नों के उत्तर, सारी कार्रवाई उस टेबलेट के माध्यम से। बजट के दौरान मकोका पर कांग्रेस के विरोध को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि ये कानून सिर्फ दोषियों के लिए है, इससे किसी भी निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने विरोध नहीं किया है, बल्कि मैंने एक प्रश्न थोड़ा पूछ लिया था एक कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य से, थोड़ा उससे नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, ये जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के गिरोह हैं उनके ऊपर काबू करना चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन कई बार विरोध के लिए विरोध किया जाता है, विपक्ष के उनका एक अपना काम करने का तरीका रहता है। कुछ जिज्ञासाएं होती हैं कि इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा। ये भी हेतु था कि इसके कारण से कोई सामान्य व्यक्ति उसमें न फंस जाए, लेकिन बहुत सेफगार्ड्स इसके अंदर रखे गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार का दोषी नहीं होगा उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, कई बार सामान्य एक्ट के कारण से बड़े दोषी भी उसमें से बाहर निकल जाते हैं, बच जाते हैं कोर्ट के प्रयोग में से या पुलिस की एक्शन में से। अब इस एक्ट में इस प्रकार का कोई दोषी, कम से कम उन जो पुराने जो सामान्य कानून हैं उनमें जो कुछ ऐसी धाराएं उपलब्ध होती हैं जिसका लाभ लेकर के वो छूटते हैं, वो इसमें नहीं छूट पाएंगे। इसमें तो अगर कोई व्यक्ति 2 बार का अपराधी ऐसा पहले अपराध करके और कोर्ट संज्ञान उसका ले चुका है और वो चार्जशीटेड हो चुका है और वो किसी ऐसे सिंडिकेट में आता है और वहां उसका जानकारी मिलती है, तो वो जरूर इस एक्ट के अंदर आएगा। और इस एक्ट की परमिशन DIG से लेनी पड़ेगी। DIG की सहमति से ही उसके ऊपर FIR लिखी जा सकती है। इसमें जो कन्फेशन है, कन्फेशन भी SP के सामने वीडियोग्राफी करके जो कन्फेशन होगी वही मानी जाएगी और उसको भी तुरंत जो मजिस्ट्रेट है, कौन सा मजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके सामने तुरंत उसको पेश करना होगा, ताकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बाद में अपने आप को यानी उसमें कन्विंस कर सके कि हाँ ये इसने अपनी स्टेटमेंट दी है। इस प्रकार से सेफगार्ड लिए गए हैं। लेकिन इस सेफगार्ड को
यानी बनाते समय ध्यान ये रखा गया है कि ऐसा जो बढ़ता हुआ अपराध, क्योंकि हमको मालूम है बहुत अपराधी बढ़ रहा है, कई तो हमारे विधायकों को भी रैंसम की कॉल्स ये आई है। हमारे यहाँ दिल्ली के इर्द गिर्द, क्योंकि दिल्ली में ये एक्ट लागू है, वहां से डर लगता है, यूपी में ये लागू है, हमारे यहाँ लागू नहीं है, तो बहुत किस्से ऐसे भी है अपराध वहां होने के बाद यहाँ अपने आप को छुपा लेते हैं। और संयोगवश दिल्ली और हरियाणा का एक साझा बॉर्डर है। हरियाणा में जो पंजाब में जो गतिविधियां हो रही हैं, वहां से भी बहुत से लोग हरियाणा के अंदर लिंक बना करके और वहां पहुंच जाते हैं। बहुत से ऐसे जिसको कहना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी, आतंकवादी गतिविधियों में भी, या जो तस्कर हैं खास करके ड्रग्स के, उनके साथ भी शामिल होकर के बड़े बड़े अपराध करते हैं। ये जो बड़े गैंग, बड़े अपराध हैं, इनका दायरा, इनका व्याप जब कुछ पकड़ा जाता तभी पता लगता है, अन्यथा तो इतना अपने आप को सुरक्षित मान करके करते हैं जिसका मुकाबला करना कई बार पुलिस के लिए भी आसान नहीं होता। अब ये पुलिस को स्पेशल पावर जो दी गई है, केवल उनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये स्पेशल पावर आवश्यक थी, हमने दी है। कांग्रेस के सामने सब बातें जब बताई गई तो उन्होंने बाद में स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, इसको हम पास करने के लिए सहयोग करेंगे। एक मांग साथ ही हिमाचल सरकार के पानी पर लगाए गए सेस को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार की तरफ से नाराजगी जाहिर की और हिमाचल सरकार के ऑर्डिनेंस को नकारते हुए हिमाचल और केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की अपील की। एक विषय जो मैं कह रहा था कि उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, वो सरकारी संकल्प है। सरकारी संकल्प में हमको ध्यान में होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिन पूर्व एक ऑर्डिनेंस जारी किया और उस ऑर्डिनेंस में उन्होंने जो वहां पर पानी, चाहे वो नदियों में बहता है, चाहे वहां जहां उन्होंने बिजली के संयंत्र लगाए हुए हैं वहां से पानी निकलता है, तो पानी सामान्यतया वो मैदानी इलाकों में ही आता है। पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, तो ऐसा पानी के उस एग्जिट पर उन्होंने एक टैक्स लगाया, एक्सेस लगाया है। और वो सेस जो है, कुल मिलाकर वो पानी का जो उपयोग करेंगे उनको दे होगा। 1200 करोड़ रुपए का वो सेस उन्होंने लगाया, जिसमें 336 करोड़ ये हरियाणा के हिस्से में आएगा। तो हमने उसके लिए बिल्कुल मना किया कि ये जो एक इंटरस्टेट समझौते होते हैं, उसमें कोई भी स्टेट वन साइडेड ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते। इसलिए हम उनके ऑर्डिनेंस की भावना को नकारते हैं और इसके लिए भारत सरकार को भी अपील की है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ये जो ऑर्डिनेंस है इसको वापस कराया जाए, जिसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर न पड़े। कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस वो अपने यहाँ अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए जिसका प्रभाव केवल हिमाचल पर पड़ता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिसका प्रभाव दूसरे प्रदेशों पर पड़ता है, हरियाणा जैसे 336 करोड़ रुपए का भार हम अतिरिक्त उठाएंगे, इसका कोई कारण नहीं है। तो इसका भी हमने विरोध किया है और इस चार्ज को वापस लेने के लिए हिमाचल सरकार को भी अपील की है और केंद्र सरकार को भी निवेदन किया है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और इस ऑर्डिनेंस को वापस कराएं। इसके अलावा विश्व जल दिवस पर सदन में हुई चर्चा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल की उपलब्धता और प्रबंधन पर हरियाणा की जनता से पानी बचाने की अपील की। विश्व जल दिवस के नाते भी हम लोगों ने विधानसभा में भी इसकी चर्चा की है और जैसा हमारा फोकस है कि दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को जल की उपलब्धता हो और वर्तमान जो जल हमारे पास उपलब्ध है उसका भी जो प्रबंधन है वो ठीक हो। हमने बहुत से काम इस समय किए हैं। इस आज के अवसर पर मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को एक संकल्प लेने के लिए कहूंगा कि जल का ठीक वितरण हो, ठीक उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो और जो हमारा ट्रीटेड वाटर है उसका इस्तेमाल करने के लिए भी वो आगे आए। माइक्रो इरिगेशन उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आगे बढ़े ताकि हमारी जमीन के अंदर का जो पानी है जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें भी हम कमी ला सके। तो जल कुल मिलाकर के हमारा कल है, इसलिए इस पर भी हम सब लोग मिलकर के सहयोग के साथ इस विषय पर भी जरूर चिंतन करें। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार काफी अहम रहा क्योंकि इस बार के बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न सिर्फ लोगों के सुझावों को शामिल किया बल्कि हरियाणा की मजबूती के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। तो वहीं बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, चाहे वो नशा तस्करी की बात हो या अपराधियों पर लगाम लगाने की बात हो या फिर किसानों को फायदा पहुंचाने की बात हो। और प्रदेश के तमाम मुद्दों पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच
काफी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसका नतीजा है कि सरकार ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए हकोका कानून बनाया और इसके अलावा किसानों को बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही के दौरान ही स्पेशल गिरदावरी का भी ऐलान कर दिया था। तो वहीं बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के समाधान पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।